दोस्तों, पारिभाषिक शब्दावली रटने से याद नहीं होती है। उसके लिए तो ट्रिक अपनानी पड़ती है। और ट्रिक भी कैसी? बिल्कुल जादुई ट्रिक। देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एक कर्मचारी है। कर्मचारी भी कौन? बाबू। भाई, जो ऑफिस में बाबू लोग होते हैं ना, वो काम नहीं करते हैं। तो एक हम 5 पारिभाषिक शब्द याद करते हैं। एक कर्मचारी ने काम में नेग्लिजेंस की। भाई, बाबू लोग जो है ना, वो काम में लापरवाही करते हैं। तो लापरवाही को इंग्लिश में नेग्लिजेंस कहते हैं। तो नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही या फिर उपेक्षा। जब उस बाबू ने लापरवाही दिखाई, भाई काम में नेग्लिजेंस दिखाई, तो फिर बड़े साहब ने उसे सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित कर देना। जब बड़े साहब ने उसे सस्पेंड कर दिया, क्यों सस्पेंड कर दिया? क्योंकि उसका कंडक्ट खराब था। कंडक्ट का मतलब होता है आचरण। भाई, उस बाबू का कंडक्ट खराब था, इसलिए तो वो काम में नेग्लिजेंस करता था। तो उसके कारण साहब ने क्या कर दिया? उसे सस्पेंड कर दिया, मतलब उसे निलंबित कर दिया। अब क्या हुआ? जब निलंबित कर दिया तो साहब ने उससे स्पष्टीकरण मांगा। कहा, भाई तू काम नहीं करता है, तू नेग्लिजेंस करता है, अपना एक्सप्लेनेशन दे। तो साहब ने उससे एक्सप्लेनेशन मांगा। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण मांगा। लेकिन वो तो कहाँ स्पष्टीकरण देने वाला था? अगर स्पष्टीकरण नहीं देना होता तो वो नेग्लिजेंस ही क्यों करता? तो फिर साहब ने क्या कर दिया? भाई, उसने जब स्पष्टीकरण नहीं दिया तो साहब ने उसे सेवा से डिसमिस कर दिया। डिसमिस का मतलब होता है उसे बर्खास्त कर दिया। हुई नहीं याद 5 आपको पारिभाषिक शब्दावली? एक बार फिर से। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। भाई, उसने अपने काम में नेग्लिजेंस की, यानी उसने अपने काम में लापरवाही की। उसे सस्पेंड कर दिया साहब ने। क्यों सस्पेंड कर दिया? क्योंकि उसने नेग्लिजेंस करी थी। तो सस्पेंड का मतलब होता है उसे निलंबित कर दिया। भाई, एक्चुअली निलंबित क्यों किया? क्योंकि उसका कंडक्ट खराब था। वो नेग्लिजेंस क्यों करता था? क्योंकि उसका आचरण, कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, खराब था। फिर भाई साहब ने उससे स्पष्टीकरण मांगा ना कि एक बार तो अपने बचाव में कोई अपना तरीका हो तो दे दे। तो उसको अपने एक्सप्लेनेशन मांगा, लेकिन उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो फिर साहब ने उसे हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से डिसमिस कर दिया। डिसमिस का मतलब होता है बर्खास्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं। हुई याद? देखो भाई, ये तरीका है मिशन आरबीएससी का। आपको इस तरीके से पारिभाषिक शब्दावली याद कराने का तरीका मिशन आरबीएससी का है, जो आपको और कहीं पर नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ ढूंढ के देख लेना बच्चों, ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। न केवल पारिभाषिक शब्दावली का, बल्कि हम तो आपको हर टॉपिक इसी तरीके से, इसी टेक्निक के साथ, हर अलग अलग तरीके की हर अलग अलग टेक्निक के साथ आपको पढ़ाते हैं। अगर आप नए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को हाइप कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, इसी तरीके की मैं और आपको कौन सी टॉपिक चाहिए, उस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। आप कमेंट कर देना। जितने ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक के आएंगे, अगली वीडियो उसी टॉपिक पर आपको मिलने वाली है। देखो भाई, एक और हम पारिभाषिक शब्दावली याद करते हैं। बच्चों, क्या पारिभाषिक शब्दावली है? कि मान लीजिए कि आपकी नौकरी लग गई, और आपकी नौकरी लगेगी ना, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? सबसे पहले आप अपनी पे स्लिप देखोगे। तो पे स्लिप जो होती है ना, उस पे स्लिप में सबसे ऊपर आपका बेसिक पे लिखा होता है। भाई, बेसिक पे का मतलब होता है आपका मूल वेतन। ठीक है ना? बेसिक पे का मतलब होता है आपका मूल वेतन। मूल वेतन होता है ना, तो उसमें से ऊपर से डिडक्शन हो जाता है। भाई, मूल वेतन में फिर एचआरए जुड़ता है, फिर डीए जुड़ता है, लेकिन उसमें से कुछ कटौतियां भी होती है। तो कटौती होने के बाद बाकी पैसा जो है वो हर महीने आपकी अकाउंट में जमा होता है। तो कुछ डिडक्शन होता है, वो डिडक्शन जो है उसे कटौती कहते हैं। भाई, डिडक्शन के बाद में फिर क्या होता है? कई बार आपको है ना एरियर मिलता है। एरियर का मतलब यह होता है कि मान लीजिए किसी महीने आपका पेमेंट बकाया रह गया, तो जो बकाया रह गया था जो पेमेंट, वो आपको बाद में 2 महीने 3 महीने बाद मिलता है। या फिर कभी जो डीए बढ़ता है ना, इंक्रीमेंट बढ़ता है, तो वो 2-3 महीने बाद बढ़ता है। तो 2-3 महीने का जो पेमेंट सरकार के पास पड़ा था, वो जब आपको मिलता है तो उसे एरियर कहते हैं, उसे वेतन नहीं कहते, उसे पेमेंट नहीं कहते। तो जो बकाया है, एरियर का मतलब होता है बकाया। जो बकाया था उसे एरियर के रूप में आपके अकाउंट में जमा कर दिया। भाई, इसीलिए मैंने एडवांस लिया। अब क्या हुआ? मान लीजिए आपको कभी जरूरत पड़ गई, अभी आपको अचानक पैसे की, क्योंकि पैसा तो है ना महीने में एक दिन मिलता है, 1 तारीख को मिलता है, और फिर महीना पूरा होते होते खत्म हो जाता है। आपको याद है मुंशी प्रेमचंद ने नमक का दरोगा में एक बार कहा भी है कि वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, जो घटते 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 एक दिन अमावस्या की तरह समाप्त हो जाता है। तो भाई, पैसा कभी खत्म हो जाता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? हमें अग्रिम लेना पड़ता है। तो अग्रिम को हम एडवांस कहते हैं। हमें ऑफिस से, कार्यालय से एडवांस पेमेंट लेना पड़ता है। आजकल सरकार ने भी एडवांस वेतन का ऑप्शन दिया हुआ है।
आप चाहो तो पहले से 12 महीने का वेतन उठा लो, तो उसे एडवांस कहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपको भी मान लो बीमार पड़ गए या कोई आपका फैमिली मेंबर बीमार पड़ गया, तो फिर बीमारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीमारी के लिए भाई आपको जो है बिल देना पड़ेगा गवर्नमेंट को पैसा, तो आपके वेतन से जो कटौती होती है ना, उसकी कटौती वापस भरपाई करती है गवर्नमेंट आपकी। तो जब आप उसका बिल जमा कराओगे तो आपको रीएम्बर्समेंट मिल जाएगा, यानी उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से देखो भाई 5 और हमने पारिभाषिक शब्द याद कर लिए। एक बार फिर से कि जब हमारी हमारी जो सैलरी होती है, उस सैलरी जो पे स्लिप होती है, उस पे स्लिप में सबसे ऊपर बेसिक पे होता है, यानी मूल वेतन होता है। उस मूल वेतन में से जो कुछ कटौतियां होती है, जो हमारे अलग अलग अकाउंट में जमा होती है, जो आपको रिटायरमेंट पर मिलेगी, उसे डिडक्शन कहते हैं। अब पैसा कई बार कम पड़ जाता है तो हमें एक अग्रिम लेना पड़ता, एरियर मिलता है। कभी मान लो जो पैसा सरकार के पास जमा हो गया वो हमें बाद में मिलता है तो उसे बकाया कहते हैं, लेकिन कई बार हमें अग्रिम लेना पड़ता है और कई बार क्षतिपूर्ति होती है, उसे रीएम्बर्समेंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट 5 पारिभाषिक शब्दावली हम और तैयार कर लेते हैं। भाई देखो, अब मैं एक तरीका बताता हूँ। जो सरकारी कार्यालय होते हैं ना, उसमें फाइल कैसे चलती है। सरकारी कार्यालयों में फाइल चलने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपकी फाइल एक बाबू के पास जाती है, बाबू उस फाइल को देखता है और देख करके उस पर एक टिप्पणी लिखता है, उसको नोट कहते हैं। बाबू सबसे पहले एक नोट लिखता है, उस नोट को क्या कहते हैं भाई, टिप्पणी कहते हैं। वो टिप्पणी लिख करके फिर वो जो फाइल है वो बड़े साहब के पास जाती है। भाई बड़े साहब के पास जाती है तो बड़े साहब जो है ना, वो एक नोट लिख करके वो एक प्रपोजल तैयार करता है, ठीक है ना। पहले प्रपोजल तैयार करना, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, प्रस्ताव बना करके फिर वो साहब के पास भेजता है। तो साहब के पास जब फाइल जाती है तो बड़े अधिकारी उस फाइल को अप्रूवल करते हैं, अप्रूवल दे देते हैं। अप्रूवल का मतलब होता है उसे अनुमति देती है, उसे अनुमोदन मिल जाता है ना, उसे स्वीकृति मिल जाती है। साहब उसे स्वीकृति दे देते कि हाँ भाई ठीक है, जो फाइल आपने दी थी वो पास हो गई, तो अप्रूवल मिल जाता है। अब अप्रूवल के बाद में फिर वो फाइल ऑफिस से बाहर भेजी जाती है, तो बाहर भेजने को डिस्पैच कहते हैं। भाई डिस्पैच कर दिया है ना, तो डिस्पैच का मतलब होता है प्रेषित करना या फिर रवानगी, उस फाइल को रवाना कर दिया। अब जो फाइल बाहर जाएगी ना, उसका पहले रजिस्टर में इंदराज किया जाता है, उसकी एंट्री की जाती है कि इतने क्रमांक इतने पर ये फाइल जो है वो उस कार्यालय से किसी दूसरे कार्यालय को भेजी। तो वो जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर में एंट्री की जाती है, तो उसे पंजी या उसे रजिस्टर कहते हैं। तो इस तरीके से भाई एक ऑफिस का जो प्रोसेस होता है, एक ऑफिस में फाइलों के चलने का वो प्रोसेस हमने देखा, जिसके तहत हमने ये 5 नई शब्दावली याद करी। जैसे नोट, नोट का मतलब होता है टिप्पणी, प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन, डिस्पैच का मतलब होता है प्रेषित करना और रजिस्टर का मतलब होता है पंजी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक और पारिभाषिक शब्दावली हम याद करते हैं। देखो भाई, हमारी जो संसद होती है ना, संसद में कानून कैसे बनता है, या विधानसभा में कानून कैसे बनता है। तो सबसे पहले कानून बनाने के लिए सदन में एक रेजोल्यूशन लाया जाता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों संकल्प पेश किया जाता है, एक संकल्प रखा जाता है। अब संकल्प रखने के बाद में जितने भी मंत्री होते हैं, जितने भी जो सांसद होते हैं ना, वो सर्वसम्मति से उस पर अपना मत देते हैं, मतलब सभी उसमें हाँ में हाँ भर देते हैं। तो जो हाँ में हाँ भरते हैं ना, सभी सदस्य मिलकर के यूनेनिमस होकर के उसमें अमेंडमेंट करते हैं। यूनेनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति से, यानी सबकी मति एक है, हम सभी सहमत हैं। तो यूनेनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति। अब कई बार क्या होता है कि उसमें संशोधन करना पड़ता है, तो संशोधन के लिए फिर उसमें अमेंडमेंट किया जाता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना। जो प्रस्ताव लाया था, जो प्रस्ताव पेश किया गया था, उस प्रस्ताव में अगर अमेंडमेंट करना हो, जैसे कई बार संविधान संशोधन होता है तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं। ये हमारे संविधान में बहुत चलता है, तो इस पर जो है वो पूछा जा सकता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है बच्चों संशोधन होना। अब संशोधन होने के बाद में फिर उसे क्या करते हैं, उसे पूरे देश में लागू करना पड़ता है, क्योंकि कानून बन गया तो कानून के बाद उसे लागू करना पड़ेगा। तो लागू करने को कहते हैं इंप्लीमेंट होना, इसे क्रियान्वित करना या लागू करना कहते हैं ना, इंप्लीमेंट होना। अब भाई इंप्लीमेंट हो गया और वो जो कानून बनेगा उसे एक्ट कहते हैं। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। तो इस तरीके से 5 और शब्दावली हमने याद कर ली। बच्चों अगर मेरी ये ट्रिक पसंद आ रही है तो आप मुझे बताइएगा कि अगला टॉपिक आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, और साथ ही साथ मुझे ये बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बढ़िया सा कमेंट लिख दीजिए, मैं आपके कमेंट को पिन करूंगा, तो बाकी जो बच्चे होंगे ना वो आपके कमेंट को पढ़ेंगे कि भाई इस बच्चे ने देखो ये कमेंट लिखा है। तो इस तरीके से आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। जैसा आपका फीडबैक आएगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको अगली नई क्लास जो है वो दे पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा
एक और हम पारिभाषिक शब्दावली देख लेते हैं। भाई देखो, कई बार क्या होता है, सरकार गरीब लोगों को या फिर सरकार रियायती दर पर कुछ लोगों को जो है वो अलॉटमेंट करती है, जमीन अलॉट करती है। तो देखो, सरकार ने जमीन का अलॉटमेंट किया, अलॉट का मतलब होता है आवंटन किया। सरकार ने जमीन का क्या कर दिया, आवंटन कर दिया। तो आवंटन करने के बाद में फिर उसे पट्टा दिया जाता है। तो उसके बाद फिर जब पट्टा मिलता है तो उस जमीन पर उसे पोजेशन मिल जाता है। जिसको अलॉट किया ना उसको पोजेशन मिलता है। पोजेशन का मतलब होता है भाई उसको कब्जा मिल गया या उसी जमीन पर उसको अधिकार मिल गया। जमीन पर अधिकार तो मिल गया, लेकिन वहां किसी ने एनक्रोचमेंट कर रखा था। एनक्रोचमेंट का मतलब ये होता है भाई कि वहां पर जब उस जमीन मिली तो पड़ोसी ने देखा यार इसको फ्री में जमीन मिल रही है, तो वो अपने घर की दीवार थोड़ी आगे सरका देता है। तो उसे एनक्रोचमेंट कहते हैं, अतिक्रमण करना, जानबूझ करके किसी दूसरे की जमीन पर जो है वो आगे बढ़ जाना, अतिक्रमण करना। ठीक है, अब क्या हुआ, उसे हटाने के लिए पूरा जोन सील कर दिया गया। जोन का मतलब होता है पूरा इलाका। जब उसने अतिक्रमण किया तो उस अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले पूरे इलाके को जो है वो सील करना पड़ेगा, नहीं तो कोई दंगा भड़क जाएगा। तो पूरा जोन का मतलब होता है पूरा क्षेत्र या पूरा अंचल को क्या कर दिया भाई, सील कर दिया। और ये अंचल कैसा था, अर्बन था। अर्बन का मतलब नगरीय या शहरी इलाका था। तो इस तरीके से 5 और पारिभाषिक शब्दावली याद हो गई। एक बार फिर से, अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार या कब्जा, एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, जोन का मतलब होता है अंचल क्षेत्र, या फिर अर्बन का मतलब होता है शहरी। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट एक और हम याद कर लेते हैं। आपने कभी ऑफिसों में गए होंगे, तो ऑफिसों में क्या होता है, एक हायरार्किकल क्रम होता है, एक पदानुक्रम होता है। सबसे ऊपर एक अधिकारी होते हैं जो सबसे टॉप लेवल के होते हैं, उसके बाद फिर नीचे दूसरे अधिकारी होते हैं, उसके बाद फिर और अधिकारी होते हैं, और इनका सबका अपना अपना काम बांटा हुआ होता है। तो देखो भाई, एक ऑफिस में सबसे पहले जो है किसी भी विभाग में सबसे बड़ा जो पद होता है वो डायरेक्टर का होता है। डायरेक्टर का मतलब होता है निदेशक। निदेशक मतलब जो निर्देश देता है, जो बाकी सभी अधिकारियों को कहता है कि तुम इस तरीके से काम करो, तुम्हारा काम ये है, तुम ये काम करो। तो सबसे ऊपर का जो अधिकारी होता है भाई, सबसे ऊपर का जो अधिकारी होता है, मैं यहाँ पे बना दूं भाई, ये सबसे पहले अधिकारी है, ये निदेशक हो गए। इनके नीचे 2 अधिकारी हो गए भाई, इनके नीचे 2 अधिकारी हो गए जो उप अधिकारी कहलाते हैं, मतलब उनके नीचे हैं, जिसे हम डेप्यूटी कहते हैं। डिप्टी का मतलब होता है उप। जैसे डायरेक्टर के अंडर में 2 डिप्टी डायरेक्टर हैं, जिसे हम डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर कहते हैं। तो ये उप निदेशक कहलाते हैं भाई, है ना। डायरेक्टर ने डिप्टी को चार्ज दिया। ये डायरेक्टर के नीचे 2 डिप्टी डायरेक्टर थे। जैसे सीएम होता है ना, मुख्यमंत्री के नीचे जो है वो 1 या 2 उप मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो डिप्टी सीएम है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे उप निदेशक भाई। उसके बाद में फिर क्या होता है, एक सेक्रेटरी होता है। वो सेक्रेटरी जितने भी कागजी काम होते हैं वो सारे के सारे सेक्रेटरी देखता है। तो इन जो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, इनके नीचे जो है वो सेक्रेटरी होते हैं। तो सेक्रेटरी क्या करते हैं, सारी कागजी कार्रवाई को संभालते हैं भाई। एक क्या होता है, सुपरवाइजर होता है। जितने भी मजदूर लोग होते हैं, जितने भी काम करने वाले, उनके ऊपर सुपरविजन, उनके ऊपर नजर रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो सुपरवाइजर कहलाता है। इस सुपरवाइजर का मतलब होता है पर्यवेक्षक। और भाई ये जो काम होता है ना, इस काम में अगर कभी त्रुटि हो जाए तो उसे इंग्लिश में एरर कहते हैं। एरर का मतलब होता है त्रुटि। ठीक है, याद हुआ। ये 5 जो है वो पारिभाषिक शब्दावली। अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है, तेज है, या आपको थोड़ा एक बार में समझ में नहीं आया, तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया है और मेरे वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, नेक्स्ट वैसे टाइम तो नहीं लग रहा है, आज तो हर घंटे में एक क्लास आपको मिल रही है, पर आपको कभी लगता है कि आपको कोई टॉपिक रिवाइज करना है, तो पिछले आप जाइए हमारे सेक्शन में, वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी की। कोई भी टॉपिक उठा के एक बार उसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले रिवीजन करना जरूरी है। आपको अगर ये लगता हो कि भाई मैंने एक बार पढ़ लिया काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिर एग्जाम में जाके हम कई बार भूल जाते हैं। तो पीछे जाइए, रिवाइज करिए, तब तक आपको अगली क्लास मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं और कोई शब्द है कि नहीं है। लेकिन अब नहीं है भाई, मैं आपके लिए और बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो, क्योंकि ये हमारी दूसरी वीडियो थी। इससे पहले हम एक भाग और कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरीके से हमने देखो अभी तक 30 और 30 60 से ज्यादा पारिभाषिक शब्दावली याद कर लिए। लगभग परीक्षा में आपको इसी में से मिल जाएगी, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगला टॉपिक किस पर चाहिए मुझे जरूर बताना। और एक निवेदन, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।